हेलो बच्चे पार्टी लोग, कैसे आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्लास 10वीं का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का वीडियो है, जिसमें ये श्वसन चैप्टर 2 चल रहा है, जिसका पार्ट ये 2 है। कहने का मतलब है पार्ट 1 में हम लोग ने ये समझ लिया था कि श्वसन क्या होता है, श्वसन किस में होता है, किस तरीके से होता है, उसका श्वसन कितने चरण में होती है, सब कुछ। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जाकर पहले वो देखे फिर ये देखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। अब बोलोगे दीदी वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है? तो मैंने पिछले वीडियो में इसको अच्छा से बताया था कि वायवीय श्वसन वो है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, और अवायवीय श्वसन वो है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति जिसमें ना हो। प्लस का मतलब समझना कि क्या, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति है, और माइनस का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। क्लियर? तो उसी का आज हम लोग डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव में कि बताइए वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। या अगर 2 नंबर में नहीं पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है कि बताइए वो कौन सी श्वसन की प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति का श्वसन होता है, वो होता है अवायवीय श्वसन। और वो कौन सी है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो वायवीय श्वसन। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं इसका डिफरेंस। ये देखो, वायवीय के सामने मैंने वायवीय का क्वालिटी लिखा है और अवायवीय के सामने अवायवीय से रिलेटेड सारी बातें हमने लिख दिया है। तो चलो अब हम लोग वो देखते हैं। देखो यहाँ पे वायवीय श्वसन वो है जो सबसे पहला चीज अभी मैंने बताया कि वायवीय श्वसन वो है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, यानी कि वायवीय। यहाँ पे देखो वाय यानी कि वा से वायु, यानी कि जो वायु की उपस्थिति, और वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होती है वो वायवीय श्वसन कहलाती है। और इसी का जस्ट उल्टा इधर कर देंगे कि ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में क्रिया नहीं होती है उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्लियर? होप करती हूँ पहला अंतर आपको समझ में आया होगा। दूसरा अंतर यह है कि इसका जो प्रथम चरण, देखो ये जो है ये 2 चरण में पूरा होता है। ये तो पूरा एक ही चरण में हो जाता है, लेकिन ये जो वायवीय श्वसन है ये 2 चरण में होता है। और 2 चरण में पहले को बोलते हैं हम लोग प्रथम चरण, ठीक है, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं द्वितीय चरण। क्या बोलते हैं? द्वितीय चरण। क्लियर? तो आपसे पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि बताइए वायवीय श्वसन कितने चरण होती है, तो आप बोलिएगा 2 चरण में। क्लियर? तो 2 चरण में क्या है, तो प्रथम चरण में है जो कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला किस में होगा हम लोग का, कोशिका द्रव्य में पूरा होगा, और दूसरा किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? और इसमें क्या होता है कि बहुत सीधा सपाटा बंदा होता है। ये बोलता है ना भाई हमको 10 चरण में नहीं बंटना, हम एक ही चरण में पूरा हो जाएंगे। तो इसका पूरी प्रक्रिया जो है बस कोशिका द्रव्य में ही पूरा हो जाता है। क्लियर? उसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ पूर्ण ऑक्सीकरण, इसमें जो होता है ऑक्सीजन पूर्ण रूप से क्रिया करके और जल का और कार्बन डाइऑक्साइड सब का निर्माण करता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज का आंशिक का मतलब होता है इसकी अपेक्षा में या ऐसे भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है उसमें आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा ही रूप में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो पाता है। उसके बाद इसमें ये जो वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन की अपेक्षा इसमें कम ऊर्जा यानी कि कम एनर्जी का निर्माण होता है। ठीक है? तो होप करती ये दोनों आपको समझ में आया होगा। फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कैसे करेंगे? इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। ये 2 चरण में होता है। प्रथम चरण इसका कोशिका द्रव्य में होता है, दूसरा इसका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका ये पूरा सीधा होता है, इसका पूरा जो क्रियाकलाप होता है सब कोशिका द्रव्य में ही हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, लेकिन इस बेचारे का आंशिक, ये क्योंकि ये इसकी तुलना में थोड़ा सा कमजोर होता है, थोड़ा पीछे रहता है। क्यों पीछे रहता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का सपोर्ट होता है, इसमें ऑक्सीजन का सपोर्ट नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसमें कम ऊर्जा, अब यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण मैंने सिर्फ लिखा कम ऊर्जा। आप लिखोगे कि वायवीय श्वसन की तुलना में अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसमें अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। क्लियर? तो होप करती हूँ वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे छोटा सा है, इसको देखते फिर चलेंगे आगे। यहाँ पे क्या है कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, यानी कि हमने पहले वीडियो में ये पढ़ा था कि पौधों में गैसों का कैसे आदान प्रदान होता है, उसका श्वसन
क्या है, कैसे है, सारा देख लिए। अब हम लोग का टॉपिक बन रहा है जंतुओं में, यानी कि मनुष्य में, जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, जो मछलियां हैं, उसमें किस प्रकार से श्वसन होता है, वो किस प्रकार से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उनके शरीर में कैसे ऊर्जा का निर्माण होता है, वो सब समझना है। तो वही है कि निम्न श्रेणी। अब हमको जानना है कि दीदी निम्न श्रेणी क्या होता है। तो जो एक कोशिकीय होता है, चैप्टर 1 जैव प्रक्रम में मैंने बहुत अच्छा से समझाया था एक कोशिकीय जीव के बारे में। क्या, जो एक कोशिकीय जीव, जैसे यहाँ पे दिया भी है अमीबा। अमीबा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख के ले लो, क्योंकि ये हर साल अमीबा से रिलेटेड आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको नजर में क्वेश्चन दिखे या डाउट हो तो पूछ लो या बना लो, क्योंकि ये अमीबा ऐसा है कि इससे आएगा क्वेश्चन। उसके बाद पैरामीशियम, यानी कि निम्न श्रेणी का मतलब होता है जो एक कोशिकीय जीव है वो, उसमें श्वसन जो है गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा होता है। आपसे ये बन सकता है क्वेश्चन 1 नंबर में कि बताइए एक कोशिकीय जीव में श्वसन की क्रिया किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो आप बोलिएगा विसरण द्वारा। कौन से द्वारा? विसरण द्वारा। और किस में होता है? तो कोशिका झिल्ली में। फिर से बता रही हूँ, एक कोशिकीय जीव में जो श्वसन क्रिया होती है वो कोशिका झिल्ली में होती है। और कैसे होती है? तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे जंतुओं में सामान्य रूप से 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। अब हमको जानना यह है कि श्वसन अंग क्या होता है, और उसके बाद ये 3 जो अंग है वो कौन कौन से होते हैं वो। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जंतुओं में 3 प्रकार के श्वसन अंग कौन कौन से है, इससे रिलेटेड सारा चीज। तो अब हम लोग देख लेते हैं जंतुओं में जो सामान्य रूप से 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जंतुओं में सामान्य रूप से 3 प्रकार के श्वसन अंग पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि श्वसन अंग होता क्या है, फिर भी एक बार फिर से बता देती हूँ। श्वसन अंग का मतलब है वैसी अंग जिसके द्वारा श्वसन क्रिया पूर्ण की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाक से सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो ये आपका श्वसन अंग है। ये आपका श्वसन अंग नहीं है। श्वसन अंग का मतलब जिसमें आपका श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से हो, उस तरीके का। तो जैसे कि मनुष्य में होता है फेफड़ा, मछली लोग गिल्स से करते हैं जिसे गलफड़ा भी बोलते हैं, तिलचटा ये सब ट्रैकिया से करते हैं। तो ये सब क्या है? आपके श्वसन अंग है। ठीक है? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 प्रकार के कौन कौन से। तो पहला है श्वास नली या ट्रैकिया। हम समझेंगे इस ट्रैकिया के बारे में कि ये क्या होता है वो भी। दूसरा है हम लोग का गिल्स, जिसे हम लोग गलफड़ा भी कहते हैं, और ये पाया जाता है मछली में। उसके बाद होता है फेफड़े या फेफड़ा, जिस जो होता है हम लोग के अंदर, मनुष्य के अंदर। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे पहला हम लोग पढ़ते हैं श्वसन नली या ट्रैकिया के बारे में कि ये आखिर होता क्या है, किसमें पाया जाता है और किस तरीके का होता है। तो लिखा हुआ है शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित। शाखित का मतलब होता है एकदम पतला। ठीक है? एकदम पतला। शाखित का मतलब एकदम पतला, जो महीन हो वो, यानी धागा की तरह, जिसमें हवा भरी नलिकाएं होती है। शरीर के भीतर स्थित एक अत्यंत पतला धागानुमा संरचना होता है जिसमें हवा भरी होती है नली में, जो एक ओर से सीधा ऊतकों से संपर्क में होता है। यानी कि हमारे पूरे शरीर में ऊतक है, यानी वो जो ट्रैकिया का जो धागानुमा हवा भरा जाता है वो पूरा शरीर में होता है। क्लियर? उसके बाद और दूसरी ओर वो शरीर की सतह से श्वास रंध्र के नामक छिद्र के द्वारा खुलती है। कहने का मतलब है यहाँ का जो धागा नुमा है जिसमें हवा भरी रहती है, एक नली होती है, जो हमारे नहीं, जो तिलचट्टा है, जो टिड्डा है, टिड्डा का मतलब ग्रास हॉपर। ठीक है? उसके पूरे शरीर में वो संपर्क में रहता है और उसमें हवा भरी रहती है। और दूसरी ओर जो क्या होता है, वो शरीर की सतह से श्वास रंध्र नामक एक छिद्र होता है, उसमें खुला रहता है, जिससे इनका श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। अब यही रीजन के कारण ये होता है कि जो तिलचट्टा होता है या जो टिड्डा होता है, टिड्डा का मतलब क्या होता है? टिड्डा का मतलब होता है ग्रास हॉपर। ठीक है? उसका मतलब जो ब्लड होता है वो उजला होता है। उसमें जो होता है हीमोग्लोबिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन का इस श्वसन क्रिया से कोई लेना देना नहीं होता है। सारा क्रिया बिना हीमोग्लोबिन के कारण ही इनमें हो जाता है। इसी के यही कारण है कि टिड्डा या तिलचट्टा का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? उजला होता है। ठीक है? और इससे आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है कि बताइए तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा होता है, तो आप बोलिएगा ट्रैकिया। श्वास नली कम आता है, ज्यादा आता है आपका ट्रैकिया। तो ध्यान में आपको रखना है क्या? ट्रैकिया या टिड्डा। टिड्डा का मतलब ग्रास हॉपर। कि बताइए ग्रास हॉपर या टिड्डा का श्वास अंग कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? पूरे शरीर में होता है, यहाँ गर्दन से भी आप इसीलिए पूरे शरीर में अटैच है। इसीलिए आप देखिए कभी कभी तिलचट्टा
का सर कट भी जाता है फिर भी वो चलते रहता है। कभी आपने ऐसा तिलचट्टा देखा है? नहीं देखा तो जाओ सर्च करके देख लो। क्यों? क्योंकि उनका जो श्वास नली है सिर्फ यहाँ से अंग नहीं है, उनका ट्रैकिया से, यहाँ से है। तो ये इसके माध्यम से वो पूरे शरीर में श्वासन क्रिया वो कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि तिलचट्टा बिना गर्दन के भी लगभग जीवित रह सकते हैं, या ग्रास हॉपर भी। उसके बाद दूसरा आता है हम लोग का गिल्स। अब ये गिल्स क्या होता है? इस गिल्स को बोलते हैं गलफड़ा। मछली के जो ये दोनों साइड में होता है गलफड़ा। आपसे पूछा जाएगा मछली में कितने जोड़े गिल्स होते हैं, तो एक जोड़े। और कितने गिल्स होते हैं, तो दो। जोड़ा में पूछे तो एक, संख्या में पूछे तो दो। क्लियर? ये एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग होता है। इसको विशेष क्यों कहा गया है? क्योंकि जल में जो ऑक्सीजन घुले होते हैं वो जल से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है मछली लोग, इसलिए। देखो यहाँ लिखा भी है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन क्रिया करते हैं। इसको विशेष श्वसन अंग इसलिए कहा गया क्योंकि नॉर्मल जो होते हैं वो क्या करते हैं, आसपास वातावरण से ऑक्सीजन लेकर अपना क्रिया करते हैं। लेकिन इसका इतना बड़ा क्वालिटी है कि ये मछली जल में, ये मान लो ये जल है, तो इस जल में जो ऑक्सीजन होगा उस जल के ऑक्सीजन से ही अपना श्वसन क्रिया करते हैं, जल से ही अपना ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है? तो मछली में गिल्स पाया जाता है और सीप में भी। तो ये सीप कम आता है लेकिन मछली ज्यादा आता है। कि बताइए मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है? तो आप याद रखिएगा क्या होता है बाबू? गिल्स होता है। क्लियर? अब इस प्रकार का श्वसन अंग जलीय श्वसन कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा या आपसे कहा गया बताइए जलीय श्वसन से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलिएगा श्वसन प्रक्रिया की वह प्रक्रिया जिसमें जीव जल में घुलित ऑक्सीजन से अपना श्वसन क्रिया पूर्ण करे, वैसी क्रिया को जलीय श्वसन क्रिया कहते हैं। और यह मुख्य रूप से किसमें? तो मछली में और सीप में मुख्य रूप से ये क्रियाएं होती है। तो होप करते ये जो श्वसन अंग है दो, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बोलोगे दीदी इसमें आपने तीसरा ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि तीसरा है फेफड़ा। और फेफड़ा से कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि फेफड़ा यानी श्वसन अंग का डायग्राम बनाए, यानी चित्र बनाए। या बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये मनुष्य का श्वसन अंग है, जानवर, बहुत सारे जानवरों का भी श्वसन अंग है। इसलिए इसको हम लोग स्पेशली नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा से डिटेल्स के साथ समझेंगे। तो होप करती हूँ इतना सारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।